स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि वर्मा और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने वाले हैं। मतलब ये पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। कौन से चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि आज ही हम लोगों ने पूरा चैप्टर वन शॉट में पूरा अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पे जाकर के, वहां पे आपको पहला वीडियो ही आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का। हम लोगों ने पूरा डिटेल में लगाया है, ठीक है, हर एक चीज कवर की है, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है। और इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करने वाले हैं। हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, मतलब 2014 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे लिखना, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं इतने साल में तो इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ मैम ने नहीं लिखा है। वो सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं जो ऑलरेडी मैं आपको 3 से 4 बार करा चुकी हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझिए। और बाकी अगर लेक्चर के बाद आपको इसका नोट्स चाहिए कि हाँ कहाँ पे ये पीवाईक्यू मिल जाएगा, तो आपको सिंपल सा है, मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/निधि वर्मा बायोलॉजी, निधि वर्मा बायोलॉजी। आप यहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अदरवाइज आपको वहां पे हर एक चीज मिल जाएगी, जो भी आपको सब्जेक्ट हम लोग चैप्टर लेक्चर कर रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हम लोग जितना भी कोई भी अपडेट रहेगा आपको इसी चैनल पे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन कौन से फेज में होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा पैकेटीन। पैकेटीन क्यों है आप एक बात समझिए, जो अपना था लिप्टोटीन, ठीक है ना, लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में हम लोगों ने क्या, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगी, फिर ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो गए थे। इसके बाद आया था आपका, एक मिनट, इसके बाद आया था आपका जाइगोटीन ना, इसके बाद आया था आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ था, जाइगोटीन में आपका पेयरिंग हुई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी, बाइवेलेंट बना था। इसके बाद आपका क्या आया था, पैकिटीन। पैकिटीन में ही आपका क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, ठीक है। ये सारी चीज आपकी कहाँ हुई थी, पैकिटीन में। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा आपका पैकिटीन। इतना समझ में आ गया। देख लो डाइकाइनेसिस क्यों नहीं है, क्योंकि डाइकाइनेसिस में तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा होता है। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है। आपको समझ में आ गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे एक एक से सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, ठीक है ना। हम एकदम वैसे क्वेश्चन करेंगे जैसे कि आप लोग अपने कमरे में बैठ के करें, अपने घर पे करें। तो देखिए जब भी मैच द फॉलोइंग आए तो आप एक बात समझिए कि आप कोई भी पहला या दो, जैसे इसमें 4 दिया गया है ना, इसमें 4 दिया गया है, तो एक दो अगर मिल रहा है बाकी के नहीं मिले तो आपका तो ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आए बड़ा बड़ा आएगा, आपको देख के घबराना नहीं है। तो चलिए देखिए, ये आपका हालांकि सेल वाले चैप्टर का है, बट एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो मैंने आपको क्या बताया था सेल वाले चैप्टर में कि अगर यहाँ पे, यहाँ सेंटर में आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंटर में है, इक्वल आर्म है, ये आपका मेटासेंट्रिक। हल्का सा ऊपर है, यहाँ पे क्या लिखा, हल्का सा सेंट्रोमियर आपको ऊपर खिसक जा रहा है, एक छोटी आर्म एक बड़ी आर्म आ रही है, ये आपकी सब मेटासेंट्रिक है। और अगर इंड पे पहुंच जाए तब ये होगा आपका एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पे एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म देखने को मिलेगी और एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म। और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ पे देखिए लिखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका आंसर आएगा कि सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, मतलब जो सेंट्रोमियर है वो बीच में होगा, दोनों आर्म्स इक्वल होंगी, तो ये होगा आपका मेटासेंट्रिक। अब आएगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या, एक आर्म छोटी सी बड़ी, मतलब बहुत स्लाइटली स्मॉल थी, ठीक है, छोटी थी, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। सेंट्रोमियर आपका स्लाइटली अवे था मिडिल के, और इसके रिजल्ट में 2 अनइक्वल आर्म आई थी, मतलब एक छोटी आई थी एक बड़ी आई थी ना। तो ये होगा आपका सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद आएगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, एक बहुत छोटी आर्म होगी एक बहुत बड़ी आर्म होगी ना। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो ये होगा एक्रोसेंट्रिक। एंड टेलोसेंट्रिक ऑब्वियस है जो बच गया, बट ठीक है, टर्मिनल पे आपका सेंट्रोमियर है। तो देख लीजिए फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, इसका भी है, सब मेटासेंट्रिक का थर्ड है, इसका है, इसका नहीं है। आप यहीं से समझ गए होंगे कि आपका आंसर नंबर डी करेक्ट है। इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग है, कीज मेटा का फॉर्मेशन क्रॉसिंग। अब आप देखिए कीज मेटा का फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखते चलिए कि कीज मेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था। कीज मेटा का फॉर्मेशन हुआ था आपका, कीज मेटा बना था आपका डिप्लोटीन में,
डिप्लोटीन में, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर हुआ था आपका पैकेटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था आपका जाइगोटीन में, और टर्मिनलाइजेशन हुआ था डायाकाइनेसिस में। इसको एकदम रट लीजिए बहुत अच्छे से कि जब आपका लेप्टोटीन आता है तो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आपका जाइगोटीन आता है तो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, किसकी वजह से, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है। बाइवेलेंट या टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है कहां पे, पैकेटीन में, और पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और वहीं पे क्रॉसिंग ओवर भी होती है। अब इसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, एक्सेप्ट वो वाली जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और वहां पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है कीज मेटा। कीज मेटा कहां बना आपका, डिप्लोटीन में। डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा हो जाता है, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा हो जाता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाती है। इतना समझ में आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कीज मेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटीन, तो आप समझ गए होंगे कि ए का आएगा थर्ड, बी क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में, क्रॉसिंग ओवर का आएगा सेकेंड, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का आएगा फोर्थ। समझ गए ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए का आएगा थर्ड, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है। ऐसे तो अब आपको कितने, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, तो इसलिए आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो, जाइगोटीन यानी कि फोर्थ में। ये इसका नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है ना, इसका आंसर फर्स्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफेरेट। कौन सी जगह पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो फर्स्ट है, ठीक, सेल कहां पे मेटाबॉलिक एक्टिव है, इसका आंसर आएगा G1 फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कहां हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, एस फेज में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है G2 फेज। देखो प्रोटीन की सिंथेसिस थोड़ा थोड़ा सब जगह हो रही है, जीएन में भी हो रही है, एस फेज में भी हो रही है, G2 में भी हो, बट जब इस तरह ऑप्शनल के फॉर्म में आए तो आपको थोड़ा दिमाग यूज करना होगा कि कौन सी जगह कहां पे टिक करना है। क्वेसेंट स्टेज विद मेटाबॉलिक एक्टिव सेल, ये तो होता है आपका G0 सेल। यहां से आपको समझ में आ गया। तो एक आया सेकंड, एक आया सेकंड, यही यही सही है, बी का फोर्थ यही सही है, ठीक है ना। कौन सा आपका डी सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कौन सी स्टेज में आपका स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है क्रोमोसोम के, कहां पे, मेटाफेज में। कौन सी जगह पे, मेटाफेज में अटैच होता है, ठीक है ना, मेटाफेज में अटैच होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, कौन सी जगह पे सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है। मियोसिस की कौन सी, मियोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था, मियोसिस में एक तो था आपका, एक मिनट, मियोसिस में एक आपका था मियोसिस फर्स्ट, एक था आपका मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज था, जो मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज था, यहाँ पे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, बट जो मियोसिस सेकंड का था यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर रहा था। ये आपका एज लाइक वैसा ही था जैसे आपका माइटोसिस का है। तो मतलब कहाँ पे होगा, एनाफेज सेकंड में ना, एनाफेज के सेकंड में आपकी मियोसिस में सेंट्रोमेयर का डिवीजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एनाफेज 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू स्टेटमेंट। देखो जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो डरिए मत, टू स्टेटमेंट्स है, पहले देख लीजिए चूज द करेक्ट आंसर, जो आंसर सही है उसको करेक्ट करना है, तो जो गलत है वो हम लोग गलत करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पहले स्टेटमेंट क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लिप्टोटिन स्टेज, ये तो भाई सही है कि लिप्टोटिन स्टेज में माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन होता है ना, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया था। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। डिप्लोटिन में क्या हुआ था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से पेयरिंग जो हुई थी वो अलग हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट, ए फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक, गैप, साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस अपना क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस अपना यही तो है, पहले आएगा आपका G1, फिर आएगा आपका S, फिर आएगा आपका G2, फिर आएगा आपका कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद आ जाएगा आपका साइटोकाइनेसिस। देख लीजिए G1 मतलब दिया E, सबसे पहले होगा आपका E, फिर आएगा आपका एस फेज यानी सिंथेसिस फेज सी, फिर G2 मान के ए, देख लीजिए ना, इतने में आपको समझ में आ जाएगा ECA एंड DB, ठीक। इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही है, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायगोनेसिस पैचिटी, सारी चीजें करेक्ट आंसर चूज करना है ना।
मतलब मैच द फॉलोइंग है, सिंपल सा। तो डाइकाइनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा कहाँ होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा डाइकाइनेसिस में होगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जाइगोटीन में, तभी तो पेयरिंग हुई थी। पैकेटीन में क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयर होना शुरू हो गया था। क्रोमोसोम लुक्स लाइक थिन थ्रेड, ठीक है ना, क्रोमोसोम लुक्स लाइक थिन थ्रेड, ये होगा आपका कंप्लीशन, ये होगा आपका इसमें लेप्टोटीन। क्या क्या समझ गए, जो आपका डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा, मतलब ए का 2 है, ए का 2, ये आ गया ए का 2, ऑब्वियस है। और किसी में ए का फर्स्ट सेकंड दिया ही नहीं है, तो मतलब आपका यही आंसर सही है। बट एक बार हम लोग सारी चीजें वापस से चेक कर लेते। पैकेटीन का क्या है, बी का 4 है, बी का 4 है, सी का 1 है, सी का 1 है, डी का 3rd है, डी का 3rd है, क्रोमोसोम लुक्स लाइक थिन थ्रेड, हो गया ना, सारे क्रोमोसोम थ्रेड की क्रोमैटिन के हिसाब से दिखते हैं ना। तो ये इतनी चीज हो गई आपकी, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, सी सही था। इसके बाद आता है एमंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज। ये तो सिंपल है, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करें, कहाँ गया एस फेज, ठीक है ना, रेप्लिकेशन हो रहा है आपका एस फेज में। बाकी कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये सारी चीजें है ना, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स आपके डबल हो जाते हैं G1 फेज में, G2 फेज में कुछ ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, जैसे कि ER होता है, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है। और साथ ही साथ जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनेगी आपकी एस फेज में, साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेट करेगा एस फेज में, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है एस फेज में, बट ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है आपकी सिर्फ और सिर्फ G2 फेज में। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये पैकेटीन है, ठीक है ना। पैकेटीन अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज, मतलब पैकेटीन मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिप्लोटीन में वही डिसोल्यूशन हो रहा है आपसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, और जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई ना, इसको हटा देते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ना, इसमें लिखा हुआ है आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। पहला है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, गलत। टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ पे आपको, कहाँ पे टेट्राड बनता है आपका, जाइगोटीन में बनता है, क्लियरली विजिबल होता है आपका पैकेटीन में। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये तो सही है कि एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, गलत, डाइकाइनेसिस में होता है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, ये भी सही है। आएगा अब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, नो बाबा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है ना, ये भी गलत। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड चूज करना था ना, तो मतलब बी एंड डी, बी 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 एंड डी मतलब ए। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है जो क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, आप देखिए ये आपका था होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो ये आपका था सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों मतलब ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बट अगर अभी वहीं पे इन दोनों की बात करी जाए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और इसके बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, समझिएगा, इसके बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, ठीक, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका कि जो मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या करना है, एम फेज है, एम फेज में क्या होता है, एम फेज इक्वेशनल डिवीजन है, एम फेज इक्वेशनल डिवीजन। G2 फेज क्विसेंट फेज इनएक्टिव है, ठीक, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है G2 में। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ए का फोर्थ ऑर्डर किसी का दिया है, अच्छा बी का भी दिया है, G2 बी का 1, तो ऑब्वियस है आपका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। आगे का मैच करा लीजिए भले। तो आगे दिया गया सी का सेकंड है, हाँ, इनएक्टिव स्टेज, क्वेसेंट स्टेज को इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है, एंड G1 डी का है सेकंड, डी का सेकंड, ये आपका सही है। नो 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 नो, एक मिनट रुकिएगा, जो आपका एम फेज है वो इक्वेशनल डिवीजन आ रहा है, एम फेज का ए का 4 है, बी का फर्स्ट है, ए का 4 है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, एंड डी का थर्ड, हाँ सही है। एक्चुअली मेरे को लगा कि ये ए का मार्क हो गया ना। अब देखिए द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, मतलब डिप्लोटीन में हो रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, आंसर नंबर डी, सॉरी बी, बी करेक्ट है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या करना है इसमें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, मतलब वही जो सही है या फिर गलत है आपको करेक्ट आंसर बताना है। ड्यूरिंग द G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत, सेल आपकी मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, आपका G0 फेज इनएक्टिव स्टेज होता है, बट जो उसकी सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक, तो ये आपका गलत हो गया।
फिर है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस स्टेज ऑफ इंटरफेज, करेक्ट। फर्स्ट गलत, सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, आंसर नंबर थर्ड। इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टर्बिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, कि क्रोमोसोम का नंबर, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड, कि क्रोमोसोम का नंबर कौन सी जगह पे आपका डबल हो, क्रोमोसोम का नंबर आपका डबल हो जाता है एनाफेज में। हम लोगों ने सारी चीजें समझी थी ना, तो क्रोमोसोम का नंबर जो डबल हो रहा था वो हो रहा था आपका एनाफेज में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि मेटाफेज में आपका क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर पे आ जाता है। जैसे मान लो ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये स्टेज थी आपकी, यहाँ पे सेंट्रो था ना ऐसे, ये आपका मेटाफेज था, ये आपका मेटाफेज था। बट जब आपका एनाफेज आता है, एनाफेज आता है, एनाफेज में क्या होता है, ये स्प्लिटिंग हो जाती है ना, तो यहाँ पे चला जाता है, फिर एक यहाँ पे चला आया था, तो ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है ना, तो एक क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपके डबल हो जाते हैं, कहाँ पे, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हुए थे ना। क्रोमोसोम नंबर कैन बी अचीव्ड डिस्टर्बिंग माइटोटिक डिवीजन, डबलिंग द नंबर। क्रोमोसोम डबल कहाँ पे हो रहा है, एनाफेज में। डीएनए डबल कहाँ हो रहा है, एस फेज में। इतना सा आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है, एनाफेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, मतलब माइटोसिस और मियोसिस दोनों में से किसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, ठीक। तो माइटोसिस, अगर माइटोसिस की बात करी जाए तो, एक मिनट, माइटोसिस की बात करी जाए तो माइटोसिस में तो एनाफेज में, अगर मियोसिस की बात करी जाए तो एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में ना, एनाफेज एंड एनाफेज 2, आंसर नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, एंजाइम कौन सा था, क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस था, एंजाइम था रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल पे ही आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, तो एंजाइम है रिकॉम्बिनेज, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, रिकॉम्बिनेज। आप देख रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन आए थे, और 2024 और 2023 में तो बहुत ज्यादा सवाल आया था आपका सेल डिवीजन चैप्टर से, और जो आपका म्यूसिस फर्स्ट है, ठीक, उसी से तो लगता है बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान आसान सवाल आता है। कई बार तो ऐसा होगा ना कि एक ही पेपर के जो भी 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करेंगे, तो जब भी क्वेश्चन करने जाएं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, बट आपको एक बार तो एटलीस्ट आप एक बार अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट कर लो, फिर आप लगातार क्वेश्चन करो, एकदम झन्नाटेदार आपका सवाल होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट, जहां पे भी करेक्ट और इनकरेक्ट मेंशन हो क्वेश्चन में उसको तुरंत हाईलाइट कर दो। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस, मतलब प्रोफेज फर्स्ट के सीक्वेंस को लिखना है जो कि करेक्ट है। प्रोफेज फर्स्ट तो क्या है, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली अंडर माइक्रोस्कोप, सही, ये सब प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, करेक्ट। टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा, करेक्ट। एंड डिसोल्यूशन, एक्चुअली इसमें करेक्ट एंड करेक्ट नहीं सेलेक्ट करना था, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना था, सॉरी, करेक्ट सीक्वेंस आपको चेक करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले आपका क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हुआ था, ठीक, तो पहले होगा आपका बी, उसके बाद क्या हो, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो, उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे, मतलब पेयरिंग हुई थी, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर होगा आपका ए, इसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इसके बाद होगा आपका सी, इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी डिप्लोटिन हुआ था, यानी कि ई, इसके बाद आएगा आपका टर्मिनलाइजेशन, बी ए सी ई डी, बी ए सी ई डी, बी ए सी ई डी, डी, डी करेक्ट है आपका, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन कहां पे देखने को मिलेगा, कीज मेटा इन जाइगोटिन, जाइगोटीन स्टेज गलत, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज, करेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन कब होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटिन स्टेज, आंसर है सही है, ध्यान रखिए, केस मेटा इन डेप्लोटिन गलत है, केस मेटा पैकेटिन में बनेगा, हालांकि ये तो आंसर ही नहीं है, बट एक आप ध्यान रखिए, जब भी थोड़ा ना चीजों को लिंक करिए, केस मेटा आ गया आपको दिमाग में चल जाना चाहिए, केस मेटा मतलब पैकेटिन में था, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आ गया मतलब डिप्लोटिन है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा मतलब डाइकाइनेसिस है, इतना ऐसे ऐसे बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन करना, आप बस डरते रहते हो, भागते रहते हो, दैट्स इट। विद रिस्पेक्ट ऑफ मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट ना,
मेटाफेज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, करेक्ट. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस, करेक्ट. क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड. मेटाफेजिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड. मेटाफेजिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड. गलत. 2 ही तो सिस्टर क्रोमैटिड होता है भाई, ऐसा और ऐसा. ऐसा ही तो होता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड. 4 कहां से आ गए? तो इसका आंसर करेक्ट होगा. देख लो 22 में यही सवाल आता है जो आप गलत करके आ जाते हैं, जो शायद अभी आपका सही हो रहा होगा. अब आप नेक्स्ट करिए. द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक किसका है? क्या? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पे बना था आपका? जाइगो. आप ऐसे आंख बंद करो, सोचो. जो आपका जाइगोट इलिप्टोटीन है उसमें क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हुए थे. जाइगोटीन में आपके पेयरिंग हो गई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए थे. पैकिटीन में क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था और उसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुई थी. ठीक है ना? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स. अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस कैरेक्टराइज. ठीक, यहाँ ये वो जगह थी जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था. अच्छे से मार्क कर देता और डार्क कलर पे ताकि आपको दिखने लगे. ठीक है, साइड तो छुप तो नहीं गया, रुको आप समझ जाना. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन सी चीज है जो कभी नहीं होती? स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर होता है. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स पोल होता है. और किसमें होता है? प्रोफेज में होता है. सुनो, जब सवाल आए कि सेंट्रियोल पोल्स पे चले गए तो आंसर है प्रोफेज. जब सवाल आए क्रोमोसोम पोल्स पे चले गए तो आंसर है एनाफेज. जब सवाल आए क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए, तो आंसर है आपका मेटाफेज. इतना सिंपल सा हो गया. क्रोमोसोम डबल कहां पे होता है? एनाफेज में होता है. डीएनए डबल कहाँ होता है? डीएनए डबल होता है आपका एस फेज में. अब आप देखिए कहाँ चले गए थे, तो क्वेश्चन से ही हट गए हम लोग. हाँ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किसका ने पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन सी चीज कभी नहीं होती? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑब्वियस नहीं होती. ये चीज तो आपकी मियोसिस में देखने को मिलती है ना. मियोसिस, वो भी मियोसिस फर्स्ट में. कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ये सब तो एज इट इज है, तो इसका भी आंसर होगा आपका सी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान रखिएगा. देखो मैंने मियोसिस को हाईलाइट किया, मैंने इनकरेक्ट को भी हाईलाइट. जब आपके टीचर ये काम करते हैं तो आपको भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे ना हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना आप क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि टीचर्स को सारी चीजें ध्यान देती नहीं भाई, वो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना. तो जो वो करते हैं एटलीस्ट, जो आपको समझाना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट वो जो कर रहे हैं आप भी वही कम से कम वो तो करो. मैंने हर चीज हाईलाइट कर रखी है. हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे पीछे पलट करके मैंने हर चीज हाईलाइट कर रखी है. कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, कौन सी चीज पूछी है, मैंने वो सबको हाईलाइट किया है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है म्यूसिस के रिगार्डिंग. देयर आर टू स्टेजेस इन म्यूसिस. सही है. इन एस फेज ऑफ म्यूसिस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. म्यूसिस सेकंड नहीं. डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक बार होता है. ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ आपका इंटरकाइनेसिस होता है जिसमें G1 एंड G2 आता है. एस फेज उसमें नहीं होगा. ठीक है ना? तो इसका आंसर यही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है माइटोसिस के रिस्पेक्ट में. ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज. करेक्ट है. स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम. गलत. क्रोमोसोम डीकंडेंस है, इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट टेलोफेज. ये भी सही, ये भी सही. देखो ये गलत क्यों है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देता है भाई. समझो, ये जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर नहीं, काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. किससे? काइनेटोकोर से अटैच होता है. काइनेटोकोर से अटैच होता है, सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता. इसलिए इसका आंसर आएगा आपका बी. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है करेक्ट आंसर मैच करना. ठीक, तो एस फेज क्या है? एस फेज मतलब जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. G2 फेज प्रोटीन. अब आपको देखने को मिला ये जो G2 फेज है, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है. कब का क्वेश्चन है ये? 2021 का क्वेश्चन है. मुझे लगता है 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में आया. अब तीनों में नहीं आया तो 2 साल में तो जरूर आया, और 21 में भी आया था. तो देखिए जो G2 फेज है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है. ठीक, क्वेसेंट फेज बोला जा रहा है, इनएक्टिव स्टेज है. G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक, आंसर चेक कर लीजिए. ए का 4 ये है. उसके बाद है बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड थर्ड. आंसर
हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, कौन सी मियोसिस की कौन सी स्टेज है, मियोसिस मियोसिस ध्यान रखिएगा, मियोसिस की कौन सी स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है, कौन सी स्टेज है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है, वो है आपका एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। मेटाफेज में तो वैसे ही होता है, इसमें एनाफेज फर्स्ट का ऑप्शन नहीं है, तो जहां पे कंफ्यूजन था वो तो वैसे भी नहीं है, तो वो तो आंसर आपको इजीली बहुत आसानी से सही हो जाएगा। जिसको ये एनाफेज फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती, सिर्फ सेकंड में होती है, तो उनका भी आंसर ये सही जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है ना। G1 फेज में क्या क्या होता है, reorganization of cell component take place, cell is metabolically active, grow but does not replicate its DNA, correct, nuclear division takes place, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, गलत। समझ में आ गया। आपको क्या करना था, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। करेक्ट क्या है, सेल यहाँ की मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ग्रो करती हैं, लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती, तो इसका आंसर सही होगा आपका बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला छूट गया, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, मतलब G0, द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज, मैंने आपको बोला है कि G1 फेज से एग्जिट करती हैं ये, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, ठीक, क्या G1 आपको दिखेगा नहीं, G1 फेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा लास्ट सब फेज में देखने को मिला था, वो थी आपकी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन आपका हुआ था, तो क्या है आपका डाइकाइनेसिस, हो गया डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट है, एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें 8 क्रोमोसोम है, ठीक, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज। एक मिनट, एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 8 है हर एक सेल में, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज। क्रोमोसोम नंबर तो आपका सेम रहेगा ना, देखो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हो रहा है ना, तो जितना क्रोमोसोम नंबर पहले है, जितना क्रोमोसोम आपका G1 फेज में होगा, G1 के बाद जब आपका एस फेज होगा उतने ही क्रोमोसोम नंबर भाई दोनों में सेम रहेंगे, सिर्फ आपका डीएनए डबल होता है, क्या डीएनए डबल होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था, जैसे ये है, इसमें आपके 46 क्रोमोसोम है, तो जब इसमें आफ्टर एस फेज ये देख डीएनए कंटेंट डबल हो गया है भाई, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। देखो जब तक क्रोमैटिड से लगे हैं तब तक एक ही क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम था, ये भी 46, ये भी 46 क्रोमोसोम है, ये भी 46 क्रोमोसोम है, सिर्फ क्या डीएनए डबल हुआ, डीएनए कंटेंट डीएनए डबल हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा आपका 8। नेक्स्ट है, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कौन से ईयर का था, 2021 का सवाल था, ये देख लो तीनों क्वेश्चन 2021 के थे। उसके बाद देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हम लोगों ने अभी तक 50 बार तो कर ही लिया होगा, डिसोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, डिप्लोटीन में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, G1 S G2 एंड M। इसके बाद है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये देखिए ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक। तो जो आपका ये जो आपको ब्लू और ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो आपको ब्लू और ग्रीन कलर वाला है, ये आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, क्या है आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है ना। तो क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के, तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट आ रहा है, आंसर सही है आपका सी, ठीक। तो ये इस पेज का पूरा हो गया, हाँ। इसके बाद आता है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। अब देखिए पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आपको समझ में है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे हो रहे थे, पेयर्ड हो रहे थे आपके जाइगोटिन में। सेपरेशन पूछा है, वो कौन सी स्टेज है जहां पे सेपरेशन होता है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहां पे पड़ा था, डिप्लोटीन में पड़ा था, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है माइटोसिस का, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली,
डिसअसेंबली मतलब वही जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा था। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियल डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज, यही सही है। आगे कभी देख लें। कंडेंसेशन, माइटोसिस पूछा तो क्रॉसिंग ओवर वैसे ही नहीं होगी। उसके अलावा वो गलत हो गया। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये डिसअसेंबली दिखाया ही नहीं गया है। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर इसमें भी दे दिया गया है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका एक, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट फिर भी लोग इसको गलत करके आ रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, आपको नाम से क्या लग गया, एनाफेज को प्रमोट करेगा। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है ना। इफ ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर डिफेक्ट हो जाए, ठीक, तो क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। ऑब्वियस है ना, अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है तो एनाफेज में ही गड़बड़ करने वाला है। तो एनाफेज में कौन कौन सी, एनाफेज में क्या हो रहा था, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहे थे ना, एनाफेज में तो यही हो रहा था, तो कुछ वैसा ही होगा। क्रोमोसोम विल बी परमानेंट, नहीं, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, करेक्ट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होगा क्योंकि क्रोमोसोम का ही सेग्रीगेशन आपका कहां पे हो रहा था, एनाफेज में। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा था, क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे चले जा रहे थे, क्रोमैटिड्स, ठीक। तो ऑब्वियस यही चीज नहीं होगी क्योंकि यही चीज आपके एनाफेज में हो रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू, ये अभी कुछ देर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना, तो इसका भी आंसर आएगा काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखो, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, काइनेटोसोम लिखा है। जो ध्यान दिया नहीं, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन 100 में से 30-40 बच्चों का तो गलत हुआ ही रहा होगा। काइनेटोसोम लिखा है, ये काइनेटोकोर, आंसर काइनेटोकोर है, ठीक। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ना कि काइनेटोसोम से। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? somatic cell यानी कि इसमें होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा की सेल आपके सोमैटिक सेल्स है, इसमें होगा आपका माइटोसिस चलता है। तो माइटोसिस चलता है तो ऑब्वियस इसमें सिनेप्सिस नहीं होगा। क्रोमोसोम मूवमेंट, सिनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, सिनेप्सिस इसमें नहीं होगा, तो आंसर आपका करेक्ट होगा बी। फिर आएगा आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में करना है। पहला होगा आपका सिनेप्सिस, सबसे पहले आएगा आपका सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के बाद आएगा आपका क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद आएगा टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन, इसके बाद आएगा आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। देख लीजिए, सिनेप्सिस मतलब सबसे पहले होगा आपका सेकंड, क्रॉसिंग ओवर, फिर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट दोनों का दिया है, आगे चलना पड़ेगा, फिर होगा आपका थर्ड, मतलब आंसर डी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसमें भी सिलेक्ट करना है। सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जी2 फेज आपको समझ में आ गया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे बन रहे हैं, जाइगोटीन। एक्शन ऑफ एंजाइम फेज रिकॉम्बिनेज, ये पैकेटीन, मतलब रिकॉम्बिनेज की जो जरूरत पड़ती है ना क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट फील्ड, एनाफेज फर्स्ट, यही गलती होगी। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहे हैं, क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होते हैं, क्रोमैटिड्स कहाँ, पोल्स की तरफ चले जाते हैं। आंसर कौन सा करेक्ट होगा इसका, एनाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, एनाफेज 2 में होती है, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती, तो इसका आंसर हो गया। तो मतलब पहले का है ए का 2, ए का 2, ये तीनों में दिया गया है, बी का 3, ये सी का 5, तो आंसर करेक्ट आ गया आपका ये डी, ठीक है ना। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2C, मतलब सेल साइकिल की कौन कौन सी स्टेज होती है जहां पे डीएनए कंटेंट जो डबल हुआ है 4C वही रहता है, 2C नहीं रहता है। अब आप देखो, जैसे आपका सेल साइकिल है, ठीक, ये G1 S G2 M, एनाफेज, ठीक। फिलहाल आप मेटाफेज एनाफेज देखो, तो देखो, तो जो आपका जीएस फेज में इसमें डबल होता है, ठीक, इसमें मान लो कंटेंट आ गया 4C, तो ये आपका 4C यहाँ पे भी रहेगा, बट जो आपका एम फेज होता है, एम फेज में आपको
4C और 2C दोनों देखने को मिलेगा। 2C कहाँ पे, जब क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे ना, क्रोमैटिड्स अलग हुए थे, वहां पे डीएनए कंटेंट भी हाफ हुआ था। तो जो आपका एम फेज है, यहाँ पे आंसर कुछ लोग को क्या लगेगा, आंसर G2 एंड M होगा, बट यहीं पे उनकी गलती हो जाएगी। जो आपका एम फेज है, एम फेज में आपके 4C भी देखने को मिलेगा, 2C भी देखने को मिलेगा। सिर्फ आपका G2 एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम का नंबर जो डबल हुआ था एज इट इज उतना ही रहता है, तो इसका आंसर सही होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको डायग्राम से देख के समझ में क्या आना चाहिए कि ये किसका डायग्राम है, तो आपको आंसर से देख के समझ में आना चाहिए ये टीलोफेज है। अब इसमें ऑब्वियसली करेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना टीलोफेज में ये क्या है। टीलोफेज में देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड एट न्यूक्लियोलस रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, यानी कि सी। सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है ना, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट बना था ना, जिसको टेट्राड कहा जा रहा था। अब एक्सोनिम फ्लैजिला में होता है, इक्वेटोरियल प्लेट आपको मेटाफेज में देखने को मिलती है, कैनेडोकोल तो आपको डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है ना सेंट्रोमियर के ऊपर। ये आपको क्या देखने को मिला, ये आपको डायग्राम से क्या लग रहा है कि ये आपका है मेटाफेज, ठीक है ना, मेटाफेज है। तो देखो मेटाफेज है, ए स्टेज ऑफ माइटोसिस, इन विच स्टेज इज इट एंड कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा स्टेज है, इसका क्या कैरेक्टर है। एक तो आपका मेटाफेज है, मेटाफेज आपको दो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो आपके स्पिंडल फाइबर है तो काइटोकोर से अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसका आंसर बी सही होगा। अब बी क्यों सही हुआ है, ए क्यों नहीं सही हुआ है, तो आपको ये भी हम बता दें, बी सही है, ए नहीं सही है, क्योंकि ए में क्या लिखा है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए। सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग है और जो क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है, ये आपका होता है आपका एनाफेज में। ये आपका मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये होता है आपका एनाफेज में। मेटाफेज में सिर्फ इक्वेटर पे आपके क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर काइटोकोर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये हम लोगों ने कहाँ तक के क्वेश्चन किए हैं, हम लोगों ने 2013 तक का क्वेश्चन कर लिया है, 2024 से स्टार्ट करके 2013 तक का कर लिया है। हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो छूटे वो जाकर के आप देख लीजिएगा, इसी से मिलते जुलते थे, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं कराए गए। बाकी अगर मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको इसका भी नोट्स चाहिए तो आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये आपको विजिबल भी नहीं होगा कलर, एक मिनट, टेलीग्राम है t.me/निधि वर्मा बायोलॉजी, ठीक है ना। हम लोग अभी एक और बात, एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम लोग जितने भी अपने पास 32 चैप्टर्स हैं, ठीक 32 चैप्टर्स हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 60 डेज में। और साथ ही साथ हम लोग एक तो लेक्चर करेंगे पूरा डिटेल में, और इसके साथ साथ हम लोग पूरा PYQ करेंगे। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर जो आपका छूटा है, या फिर आप रिविजन करना चाहते हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, आपका जो आपके एग्जाम में आता है वो करेंगे, जो पूछने की पॉसिबिलिटी है वो करेंगे, और या फिर जो आज तक एनसीईआरटी के अलावा जो आपके पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन, सारे डिटेल जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। आज अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पहला लेक्चर कंप्लीट किया, डे 1 हुआ है, डे 1 में हम लोगों ने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर कौन सा था आपका, यही वाला था जो जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं, सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सेल करें। अगर आप लोग कोई और चैप्टर है जो आप लोग करना चाहते हो, पहले करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए कि हाँ मैम आप ये वाला चैप्टर कराइए, जल्दी कराइएगा, तो वो आपको वो चैप्टर पूरी कोशिश करी जाएगी कि हम आपको वो चैप्टर कराएं, चैप्टर और प्लस PYQ कराएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।